आज हम सबसे पहला रासायनिक संयोग का नियम जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है या पदार्थ की अविनाशिता का नियम है उसका अध्ययन करेंगे। इस नियम को एंटोनी लेवोसियर ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अगर हम और सरल शब्दों में कहें तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी नियम को हम एक और प्रकार से कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, उसका केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यानी कुछ भी ना तो खत्म होता है ना कुछ भी नया बनता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। हाँ, उनकी अवस्था में परिवर्तन अवश्य हो सकता है। इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर उसमें हम इसे दर्शा सकते हैं। जैसे सबसे सरलतम पहला उदाहरण हम लेते हैं, कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के उदाहरण देते समय हमें यह अवश्य ध्यान रखना है कि हमारा अभिक्रिया संतुलित होना चाहिए। अब ये रिएक्शन यदि हम देखते हैं तो ये लिखते साथ ऑटोमेटिकली संतुलित हो गया, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। अब हम इसके कुल अभिकारक के द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान की तुलना करेंगे। जैसे कि सब देख रहे हैं, यहाँ कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, हम इसकी इकाई ग्राम ले लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 2 परमाणु है इसलिए इसे 2 से गुणा कर दिए, ये आ गया आपका 32 ग्राम। अब हम आते हैं उत्पाद की ओर। उत्पाद में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 परमाणु है इसलिए गुणित 2 कर दीजिए। अब ये हो गया 12 धन 32, कुल मिला के हो गया 44 ग्राम। इस प्रकार से हमने देखा कि उत्पाद का कुल द्रव्यमान 44 ग्राम है, 44 ग्राम्स है। अब अभिकारकों के कुल द्रव्यमान कितने हैं? ये ऑक्सीजन का 32 ग्राम, अब इसमें यदि हम 12 जोड़ दें तो ये भी कितना हो गया 44 ग्राम्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है वह उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जो कि है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, N2 + H2 gives NH3। अब यह समीकरण इस प्रकार का समीकरण है जिसमें लिखते साथ यह अपने आप संतुलित नहीं हुआ। यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। अतः हमें इस समीकरण को सर्वप्रथम संतुलित करना आवश्यक है। अब हम इसी समीकरण को फिर से लिखकर संतुलित कर लेते हैं। N2 + H2 gives NH3, पूरा का पूरा वैसे उतार लिए। उसके बाद यहाँ पे N2 है, अगर हम इसके सामने 2 लगा दें तो अब बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 लगाने से ये कितना हो गया 2 × 3 = 6, अगर ये 2 है, अगर यहाँ सामने 3 लगा दें तो यह जो है संतुलित हो गया। अब यहाँ पर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14, लेकिन कितने परमाणु हैं 2, इसलिए हम यहाँ पर इसको गुणित कर देंगे और ये आ जाएगा 28 ग्राम। इसी तरह से यदि हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के बाहर में 3 है, अंदर हाइड्रोजन को होता है परमाणु द्रव्यमान 1 × 2। इसको यदि हम फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमको ये मिलता है 3 × 2 बराबर कितना हो गया 6 ग्राम हो गया। अब हम आते हैं, ये अभिकारक हो गए दोनों। अब हम आते हैं उत्पाद की ओर। उत्पाद में हमारे पास है अमोनिया, ये 2 जो है बाहर में है, ये नाइट्रोजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए, इसलिए हम इसे बाहर लिख लेते हैं और बड़ा कोष्ठक बना के नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 धन 1 × 3, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं।
अब हम बॉडमास का नियम को ध्यान में रखते हुए कोष्ठक के अंदर का गणना पहले कर लेते हैं। तो ये हो गया 14 धन 3। अब 14 धन 3 कितना हो गया 17। तो 2 गुणित 17 कितना आ गया 34 ग्राम। यह हो गया हमारे उत्पाद का कुल द्रव्यमान। अब हम अभिकारकों के कुल द्रव्यमान को चेक कर लेते हैं। हमारे पास है नाइट्रोजन 28 ग्राम और हमारे पास हाइड्रोजन है कितना 6 ग्राम। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आता है 34 ग्राम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। इस तरह से यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम किसी भी होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखकर उसके द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि समीकरण संतुलित होना चाहिए। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। सबने मोमबत्ती जलते हुए देखा होगा और हम जानते हैं कि जब मोमबत्ती जल जाती है तो उसके पश्चात जो है कुछ मोम जो है वह बच जाता है। मान लीजिए यह मोमबत्ती है और ये जलती है। जलने के पश्चात हमें कुछ ढेर जैसा मोम जो है प्राप्त होता है। अब यह मोम तो इतना कम दिख रहा है, क्या इस मोम को यदि हम पिघला के वापस मोम बनाना चाहें तो इतना बड़ा मोम बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि क्या यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को गलत सिद्ध करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब यह मोम जलता है तो इसके जलने से कई और पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, धुआं बनता है, जो कि इस वातावरण में चला जाता है, कुछ जल वाष्प बनता है। इस तरह से और भी कई आदि लिख लीजिए। तो और भी कुछ चीज़ें बनती हैं। यदि इन सब को हम वापस एकत्र कर सकते और फिर तौलते या बनाते तो हम देखते कि इसका और इसका जो है कोई भी इनमें अंतर नहीं आया। माने अभिक्रिया के पूर्व जो कुछ था उतना ही अभिक्रिया के बाद भी है। लेकिन मोमबत्ती के जलने से कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि इस पर्यावरण में या वातावरण में जाकर मिल जाती हैं, जिन्हें हम तौल नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते। इस कारण से जो है हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है गलत होते सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब हम एक चौथा उदाहरण देखते हैं, जिसमें हम एक चपटे पेंदे वाला गोल फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क में हम नीचे रेत रख देते हैं। क्या रख देते हैं? रेत रख देते हैं। उसके ऊपर हम एक फॉस्फोरस का, किसका टुकड़ा? फॉस्फोरस का टुकड़ा लेते हैं। अब फॉस्फोरस का टुकड़ा लेने के पश्चात इसके मुंह में ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के पश्चात इस पूरे फ्लास्क को हम तौल लेते हैं या इसका द्रव्यमान नोट कर लेते हैं। मान लीजिए इसका द्रव्यमान है x ग्राम। अब इसके पश्चात हम इसको गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात यह जो फॉस्फोरस इसमें उपस्थित है, यहाँ उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के पश्चात वह फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 निर्मित करता है। हमने इसमें फॉस्फोरस लिया था, जब हमने इसको गर्म किया तो यहाँ उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया। इसके पश्चात हम इस फ्लास्क को ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के पश्चात पुनः इसको तौल लेते हैं और हम पाते हैं कि मान लीजिए इसका तौलने से वजन आया है या द्रव्यमान आया है y ग्राम। जब हम देखते हैं तो जो x और y है दोनों का मान सेम है, जबकि पहले इसमें फॉस्फोरस था और अब इसमें बन गया है P2O5। ठंडा करने के पश्चात ही हम इसको तौलेंगे और तौलने के पश्चात जो द्रव्यमान हमें प्राप्त हुआ, अगर हम उसे y से डिनोट करते हैं तो भी हम देखते हैं कि x बराबर y है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ वह
x ग्राम ही है। अर्थात अभिक्रिया के पूर्व जो द्रव्यमान था वही अभिक्रिया होने के पश्चात, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनने के पश्चात जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ वो भी वही है, सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं आया। अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान में कोई भी क्षति नहीं हुई, ना कुछ नया बना है, बल्कि उसने एक अपने रूप को बदल लिया है। फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना दिए। और वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यहाँ किस प्रकार से दिखाई देता है? धुआं के जैसे दिखाई देता है। किस प्रकार से दिखाई देता है? धुआं के जैसे दिखाई देता है। यानी जो फास्फोरस है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धुआं जैसा बना लिया यहाँ पर, जो कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। और द्रव्यमान दोनों समय बराबर मिलता है, अतः यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पुष्टि करता है। अब हम 5वां उदाहरण देखते हैं, जो कि लैंडोल्ट का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हम इस प्रकार का एक उपकरण लेते हैं जो H शेप का होता है, और इस उपकरण में इसके हम एक एक तरफ जो है, पहले भाग में जो है हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और दूसरे भाग में सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। इस प्रयोग को लैंडोल्ट ने 15 साल कई अभिक्रियाओं के साथ किया, तब जाके उन्होंने इस नियम की पुष्टि की और इसे माना कि हाँ ये सही है। तो एक H आकार का पात्र ले लेते हैं, उपकरण लेते हैं, उसमें एक भाग में उसके NaCl और दूसरे भाग में AgNO3 भर के इसके मुंह को हम यहाँ पर सील कर देते हैं। सील करने के पश्चात जो है हम इस उपकरण को तौल लेते हैं, इसका द्रव्यमान जो है नोट कर लेते हैं। इस प्रकार से विलयन NaCl और AgNO3 भरकर मुंह सील करने के बाद तौलने के पश्चात इस उपकरण को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से यह जो कॉमन नली है इन दोनों के बीच, यहाँ से अब दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, इनके बीच रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया होने के बाद एक उत्पाद बनता है, जो कि इस अभिक्रिया के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पाद बनाते हैं AgCl प्लस NaNO3। ये हमारा बन गया एक AgCl और दूसरा बन गया NaNO3। इस तरह से दोनों जन का अभिक्रिया होने के पश्चात फिर इसे थोड़ी देर रख कर ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के पश्चात पुनः इसे तौल लिया जाता है। तौलने पर यह देखते हैं कि दोनों के द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं। दोनों से मतलब जो अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान था उस द्रव्यमान में और यह अभिक्रिया होने के पश्चात, यानी जब यह उत्पाद बन गया तो भी द्रव्यमान उतना ही है, उस द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आया। अतः हम कह सकते हैं कि लैंडोल्ट के प्रयोग के माध्यम से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। यही है हमारा लैंडोल्ट का प्रयोग। इसके लिए विशेष प्रकार का H आकार का उपकरण की आवश्यकता होती है। इस तरह से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है वो यह कहता है कि अभिक्रिया के पूर्व लिए गए पदार्थ या अभिकारक का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।